बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मॉफ एंड इट्स एप्लीकेशन। मॉफ क्या चीज़ है, कैसे बनता है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। आज हम स्टडी करेंगे एनालिसिस सेलेक्टिव सेपरेशन ओवर कायरल बाइफिनोल बेस्ड मेटल ऑर्गेनेम फ्रेमवर्क। इसमें जो मेटल ऑर्गेनेम फ्रेमवर्क है वो कायरल है और जिस लिंकर से बना हुआ है दैट इज बाइफिनोल। बाइफिनोल उस लिंकर का नाम है। कायरल मीन उस लिगेंड के अंदर कायरलिटी है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर कायरल लिगेंड से मॉफ बन रहा है तो रिजल्टिंग मॉफ, जो बनने वाला मॉफ होगा वो भी कायरल होगा। तो उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन, कायरल मॉफ्स की डिफरेंट एप्लीकेशन है। जैसा कि एसिमेट्रिक कैटालिसिस है, बायोसेंसर है, बायोमेडिकल फील्ड, कायरल रिकग्निशन एंड कायरल सेपरेशन, और भी इलेक्ट्रिकल की फील्ड में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है कि हम मॉफ को वाटर स्प्लिटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम कैपेसिटर बना सकते हैं। मॉफ हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशन। इस लेक्चर में हम जिस एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे, जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो है कायरल रिकग्निशन एंड सेपरेशन। कायरल रिकग्निशन एंड सेपरेशन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक ड्रग का रेसिमिक मिक्सचर होगा और उस ड्रग के रेसिमिक मिक्सचर्स को हमने अलहदा करना है। रेसिमिक मिक्सचर मीन के उसके अंदर आर और एस दोनों होंगे। हमने उसको मॉफ में ऐड करना है और वो मॉफ आर और एस को अलहदा करेगा। अच्छा, उस प्रोसीजर्स को समझने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कायरल सेंटर है। बता रहा था कि ये एक लैंप है, सोर्स ऑफ लाइट। इससे जो लाइट आ रही है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ है। ये ऐसे ही है जैसे कि सूरज से लाइट आती है तो सूरज के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेज होती हैं, जैसा कि एक्स रेज है, गामा रेज है, यूवी विजिबल है। तो हर रेज की अपनी वेवलेंथ होती है। जैसा कि यूवी लाइट है उसकी अपनी वेवलेंथ होगी, गैमा रेज है उसकी अपनी वेवलेंथ होगी। तो इसलिए इनको डिफरेंट डायरेक्शन से शो किया गया। ये जो डिफरेंट लाइन नजर आ रही, इट मीन्स के इसके अंदर डिफरेंट रेज हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेज हैं। जैसे ये प्रिज्म से पास होती हैं तो प्रिज्म क्या करता है कि ये प्रिज्म एक वेवलेंथ की लाइट को पास करता है, बाकी सबको स्टॉप करता है। इसलिए देखिए एक ही वेवलेंथ की वो लाइट है। तो ऐसी लाइट, ऐसी रेज जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ की वेव हो, उसे हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो लाइट जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो। अच्छा, अब ये वो बॉक्स है जिसके अंदर हमने एक कायरल कंपाउंड रख दिया है। ठीक है। अब कायरल कंपाउंड क्या करता है कि जैसे ही ये रेज उस कंपाउंड से पास होती हैं, ये ऐसे ही है कि फर्ज करें कि अगर हम किसी पानी में से रेज पास करते हैं तो वो पास हो जाती हैं। तो जैसे ही ये उस कंपाउंड से रेज पास हो जाती हैं तो पहले ये रेज का एंगल राइट एंगल था, 90 एंगल पे है। लेकिन कंपाउंड से जैसे ही ये रेज पास होगी इनका एंगल चेंज हो जाता है, 90 से जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और इसको हम ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोलैरीमीटर। ये सारा जो फिनोमिना है ये हम पोलैरीमीटर से ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखें कि अगर ये कंपाउंड उस रेस को राइट साइड पे टर्न कर दे,
उस कंपाउंड को हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और उसको हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं और सिंबल डी। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट यानी एक वेवलेंथ की लाइट उस कंपाउंड से पास हो और उस रेस को वो लेफ्ट की तरफ टर्न कर दे, तो उस कंपाउंड्स को हम नेगेटिव साइन शो करते हैं और सिंबल है एल, और हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो दो कंपाउंड एक ही है, अगर वो लाइट को राइट की तरफ टर्न कर देगा दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। अगर वही कंपाउंड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे तो उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, और उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। ये देखें कि यहाँ पे ये राइट एंगल पे रेस है और ये राइट एंगल पे रेड कलर लाइन शो कर रहा है कि राइट पे टर्न हो गई, इसलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। यहाँ पे देखें ब्लू लाइन शो करती है कि उस कंपाउंड ने रेस को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी, यानी कि उस कंपाउंड को हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, और जो राइट की तरफ टर्न करेगा उस कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। अब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो और लीवो रोटेटरी भी हो, उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ऐसा कंपाउंड जो लाइट को या तो राइट पे रोटेट करे या तो लेफ्ट पर रोटेट करे, उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और ये जो फिनोमिना है, ये प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अच्छा, अब उसके बाद है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, कि एनेंशियोमर वो हैं कि जो जिनके मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल ना हो। मॉलिक्यूल्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल इफ देयर इज no orientation in which all the atoms of both molecule can be superimposed। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप अपना हैंड मिरर शीशे के सामने करें, अगर आपका दाया हैंड है तो वो लेफ्ट, राइट हैंड है तो वो आपको लेफ्ट दिखाई देगा, यानी जो पिक्चर मिरर के अंदर बन रही है उसे हम कहते हैं मिरर इमेज। और एक आपका हाथ है, अब दोनों को रखेंगे तो वो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर इम्पोज सुपर इम्पोज नहीं होंगे, वो इसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो अगर दो स्ट्रक्चर हैं उनका मिरर इमेज और ओरिजिनल पिक्चर दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं होते, उसे हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो उसे हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स के अंदर एक एटम के एक कायरल सेंटर लाजमी होगा। ये एनेंशियोमर की निशानी है कि जो एनेंशियोमर है उसके अंदर एक कायरल सेंटर होगा। कायरल सेंटर को हम एसिमेट्रिक सेंटर भी कहते हैं। अच्छा, अब कायरल रिकग्निशन मैकेनिज्म, के कायरल रिकग्निशन में क्या करते हैं हम कि हमने पोरस मटेरियल मोफ यूज़ करना है और उसमें हमने ड्रग ऐड कर देनी है, और ड्रग के जो आर और एस एनेंशियोमर है वो हमने अलहदा करना है। अब उसके लिए लाजमी है कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो हम पोरस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो एनेंशियोमर्स को कैच कर लेगा, अलहदा करेगा। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो वो उसको अलहदा एनेंशियोमर को सेपरेट नहीं कर सकता। पहला है अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस, उस पोरस मटेरियल के अंदर और उसके एनेंशियोमर जो हम ड्रग ऐड कर रहे हैं दोनों के दरमियान एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो वो स्पेसिफिक इंटरेक्शन का होना लाजमी है। जैसा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए उस जो एनेंशियोमर है, जो हम कायरल ड्रग ऐड कर रहे हैं या हम जो हमारे पास पोरस मटेरियल है, उन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। नंबर वन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो पाई पे अट्रैक्शन होनी चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड नहीं है तो डायपोल डायपोल होनी चाहिए, या इंक्लूजन कम्प्लेक्स। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन उसमें पॉसिबल होती हैं। तो इन तीनों में से कोई एक भी अगर इंटरेक्शन हो
तो उससे हम दो एनेंटियोमर R और S को हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये आपका लिंकर है, ऑर्गेनिक लिंकर है, और यहाँ पे जो है सेलुलोज अमाइलोज दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई मेटल भी हो सकता है। जस्ट मैं आपको लिगेंड्स के बारे में कन्वे करना चाहता हूँ। अच्छा, फर्ज करें कि आपका ये एनेंटियोमर है, जिसे हम कहते हैं कि वो कायरल सेंटर है। तो यहाँ ये एनेंटियोमर और ये लिगेंड के दरमियान देखिए ये क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है दोनों दरमियान, क्योंकि ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। अगर एनेंटियोमर इस किस्म का है जिसमें H है, तो वो एनेंटियोमर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर एनेंटियोमर के अंदर पाई बॉन्ड है, बेंजीन एरोमेटिक है, तो उनके अंदर पाई पेनिट्रेशन होगी। उस जो ऑर्गेनिक लिंकर यूज करेंगे या जो पोरस मटेरियल है, उसके अंदर स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन होनी चाहिए, जैसा कि अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस। कौन कौन सी इंटरेक्शन उस पोरस मटेरियल के अंदर होनी चाहिए, जैसा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पाइप पाइप इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और इंक्लूजन कम्प्लेक्स, ये इंटरेक्शन उसके अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिक लिंकर दिखाया गया है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनेंटियोमर दिखाया गया है। अगर ये हमारे पास एनेंटियोमर है, तो ये एनेंटियोमर और ये ऑर्गेनिक लिंक के दरमियान यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है। और यहाँ पर ये H है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, यहाँ ये भी एरोमेटिक रिंग है, दोनों के अंदर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे पाई पाई इंटरेक्शन होगी। ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक एनेंटियोमर है, तो इसके दरमियान और हाइड्रोजन दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे H है और यहाँ पे कि N है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। या ये H और ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 3 एटम्स का होना लाजमी है। नॉफ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों में से एक होना लाजमी है। और दूसरी तरफ क्या हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो इस तरह इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हैं। अब ये है कि कैसे हम कंफर्म करेंगे कि पोरस मटेरियल ने जो एनेंटियोमर सेपरेट किया है वो कितना सेपरेट हो गया है, कितने परसेंट सेपरेट हो गया है। तो ये जब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं कि इतने परसेंट को उसने सेपरेट कर लिया है, तो उसको केमिस्ट्री में कहते हैं एनेंटियोमेरिक एक्सिस, ई वैल्यू। हम ई वैल्यू से हम ये बताते हैं कि इस पोरस मटेरियल ने उस कंपाउंड्स को इतने परसेंट अलहदा कर लिया है। करना चाहें कि उस पोरस मटेरियल ने एक एनेंटियोमर्स को कितने परसेंट अलहदा किया है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्केल है, वो स्केल को हम कहते हैं एनेंटियोमेरिक एक्सिस, ई वैल्यू। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें बताता है कि इतनी ई वैल्यू है, वो है HPLC। HPLC मीन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, दैट इज कॉल्ड HPLC। और इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कितनी परसेंटेज, कितने परसेंट एनेंटियोमर पोरस मटेरियल ने सेपरेट कर दिया है, R और S को अलग अलग कर लिया। अब ये देखें स्क्रीन पे, ये कंप्यूटर है, ये CPU है, जो कि हमने इसको कनेक्ट किया है HPLC से। ये सारा जहाँ पे मैं एरो रोटेट कर रहा हूँ, ये क्या है, HPLC है। और इसके अंदर कुछ कॉलम फिट होता है, जो कॉलम एक्ट एज स्टेशनरी फेस और जो एनेंटियोमर्स को सेपरेट कर रहा होता है। ये डिफरेंट सॉल्वेंट हैं, क्योंकि अगर हम जो सैंपल की अमाउंट बहुत थोड़ी सी होती है, तो सैंपल्स को आगे फ्लो करने के लिए हम ये सॉल्वेंट यूज करते हैं। नॉर्मली हम एनहेक्सेन यूज करते हैं और मेथनॉल और PCM हम यूज करते हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्वेंट यूज करते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि फर्ज करें कि अगर एक छोटा सा एक नाला है और उसमें हम
थोड़ा सैंपल रख देते हैं और पीछे से पानी नहीं आ रहा, तो वो सैंपल क्योंकि अमाउंट थोड़ी सी है, तो जितना ही सैंपल आप ऐड करेंगे उतना ही सैंपल वहां पे रह जाएगा। तो अगर आप उस नाले में आपने थोड़ा सा सैंपल ऐड लिक्विड ऐड किया और पीछे से पानी आ रहा है, फर्स्ट कोई एक कागज का टुकड़ा है, अगर आप नाले में डालते हैं या थोड़ा सा कोई वाटर है, थोड़ा सा वाटर का ड्रॉप ऐड कर दिए, अगर वो पानी से पीछे नहीं आ रहा तो वाटर का ड्रॉप उधर ही रुक जाएगा। और पानी का थोड़ा सा कतरा आपने ऐड किया और पीछे से पानी आ रहा है, तो वो आज जो एक कतरा आपने मेडिसिन का डाला है उस नाले के अंदर, तो वो पीछे से पानी उसको आगे बहा के ले जाएगा। यही मिसाल एचपीएलसी के अंदर है। सैंपल की अमाउंट बहुत थोड़ी सी होती है। अगर आप सैंपल इंजेक्ट करते हैं और ये हम सॉल्वेंट एनहेक्सेन और मेथनॉल यूज नहीं करते, तो वो सॉल्वेंट आगे सैंपल को लेके नहीं जा सकते। इसलिए इन सॉल्वेंट का काम ये होता है कि जो सैंपल हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो उस सैंपल्स को आगे कॉलम तक उसको लेके आना होता है। तो ये यहाँ इस पोर्शन में हम सैंपल्स को छोटी सी ट्यूब्स होती हैं उसके अंदर रखते हैं, और एचपीएलसी खुद ब खुद, एचपीएलसी एक नीडल होती है, सिरिंज होता है, वो सिरिंज के जरिए खुद ब खुद उस सैंपल को सक कर लेता है और उस सैंपल्स को आगे एक स्टेशनरी कॉलम तक ले जाता है, और वो कॉलम दो नेशनल्स को जो है वो सेपरेशन करके दिखाता है हमें। अच्छा, अब देखें कि अब प्रोसीजर है कि हमने क्या करना है कि मोफ को हमने एक बीकर में ऐड करना है और उसके अंदर वो एनशोमर भी ऐड कर देना है, जो एनशोमर हम अलहदा करना चाहते हैं। जो एनशोमर हम अलहदा करना चाहते हैं उसको हम बीकर में ऐड कर देंगे, मोफ को भी और कोयरों को भी हम उसमें सॉल्वेंट हम ऐड कर देंगे। तो उसको हम 24 आवर के लिए रख देंगे। हम 24 आवर के बाद हम उसकी फिल्ट्रेशन कर, फिल्टर पेपर के ऊपर मोफ रह गया है, तो एक एननशुमर उसकी मोफ की पोर्स के अंदर फंस जाएगा, इंट्रैप हो जाएगा। दूसरा एननशुमर वो सॉल्वेंट के साथ फिल्ट्रेट में बीकर में नीचे आ जाएगा। अब फर्ज करें कि उसने आर जो है ऑब्जर्व कर ली है पोर्स के अंदर, और एस जो है वो बाहर निकल आया, और कुछ आर मोफ की सरफेस पर भी रह जाता है। इसलिए हम दोबारा से ऊपर से कोई हम और सॉल्वेंट थोड़ा सा हम ऐड करेंगे। जैसे अगर आपने पहले मेथनॉल यूज किया है तो आप मेथनॉल से वॉश कर दें, ताकि उसकी सरफेस पे आर ऊपर लगा हुआ है तो आर सारा का सारा नीचे चला जाए, और एस जो है वो मोफ की कैविटी के अंदर फंस गया। अब क्या करेंगे कि जो फिल्टर पेपर के ऊपर आपके पास मोफ रह गया है उसको आप किसी और क्लीन बीकर में रखेंगे और उसमें साल्वेंट ऐड कर देंगे, वही साल्वेंट जो आपने पहले ऐड किया है। अब दोबारा से मेथनॉल ऐड करेंगे। अब क्या होगा, जो ननशुमर उस मोफ की कैविटी के अंदर फंसा हुआ होगा वो बाहर निकल के उस साल्वेंट के अंदर आ जाएगा। अब उस साल्वेंट को आपने क्या करना है कि एचपीएलसी के अंदर आपने इंजेक्ट कर देना है, रख देना है। तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। वो रिजल्ट आप देखें, इसमें ये डायग्राम में दिखाया गया है कि मैं थोड़ा इसको इंक्रीज कर देता हूँ, पिक्चर को बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे ये वाला। तो फर्ज करें कि ये मॉफ है और ये मॉफ है 3 डायमेंशनल, और इसमें से हम रेसिन मिक्सचर पास कर रहे हैं, तो कुछ एक कंज्यूमर अंदर फंस जाएगा और बाकी जो है से रिमूव हो जाएगा। या इसको हम एक और एंगल से भी बता सकते हैं कि ये रेसिन मिक्सचर है। जैसे ही इसको हम पास करेंगे तो ये मॉफ के पोर्स हैं, मॉफ की कैविटी हैं, एक एनेंशियोमर यहाँ पे इंट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, और एक मॉफ जो है इधर से पास हो जाएगा। अब ये देखें, ये ओपनिंग बड़ी है तो ये एक मॉफ देखें डिफरेंट पोर्शंस में इंट्रैप हो गया, और एक मॉफ यहाँ, सॉरी, एक एनेंशियोमर यहाँ पे इंट्रैप हो जाएगा और एक एनेंशियोमर इधर से बाहर निकल जाएगा। अब जो कायरल कायरल बाइफिनल लिगेंड है, एक बाइफिनोल लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड है, इसे हम कहते हैं बाइफिनोल।
तो इसमें देखें कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिंक है, तो इसके लिए जो कि मेटल के साथ लिंक होंगे। ये कैसे बनता है? ए मिक्सचर ऑफ H4L, ये लिंकर है, उसको बाइफेनोल लिगेंड को हम H4L कह रहे हैं, और कैडमियम नाइट्रेट जो साल्ट है, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं, DMF सॉल्वेंट है, और उसको हम 12 आवर्स के लिए हम ओवन में रखते हैं, तो 80% यील्ड क्रिस्टल हमें मिलती हैं। तो ये बिल्कुल उसी, इसको हम कहते हैं साल्वो-थर्मल प्रोसेस कहते हैं, कि जस्ट हम एक H4 लिगेंड, सॉल्ट, DMF, एसीटोनाइट्राइल सॉल्वेंट, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको 12 आवर के लिए रख देंगे। तो 12 आवर से पहले बिल्कुल होमोजेनियस मिक्सचर होगा, लेकिन जैसे ही 12 आवर बाद गुजरेंगे तो आपको शीशे की बोतल में बॉटम पर एक आपको क्रिस्टल नजर आएंगे, शाइनिंग क्रिस्टल नजर आएंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा? मॉफ होगा। तो इसको हम डिफरेंट टेक्निक से कंफर्म करते हैं, जैसे कि सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन है, एलिमेंट एनालिसिस है, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस है, TGA। तो इसका ये मैथमेटिकल फार्मूला है और ये ऑर्गेनिक लिंकर है। अब ये उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ये सारा बाइफिनोल लिगेंड है। जो ग्रीन कलर का बॉल नजर आ रहे हैं वो कैडमियम एटम को शो कर रहा है, जो ये कलर ब्रोमियम को शो करता है, ये ऑक्सीजन को शो करता है, और ये कलर कार्बन को शो कर रहा है, ये कलर हाइड्रोजन को, और ये कलर नाइट्रोजन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखें कि ये एक कैडमियम है, ये एक सिमेट्रिक यूनिट दिखाया गया है, सिर्फ एक सिमेट्रिक यूनिट के कैसे लिंकिंग होता है। ये पूरा आपका बाइफिनोल ऑर्गेनिक लिंकर है, और यहाँ से देखें कि ये कैडमियम एटम है और ये ऑक्सीजन है, तो इस पैटर्न से ये लिंक होता है। ये आपका जो है एक एनेंशियोमर दिखाया गया है, कि जो उस मॉफ ने ऑब्जर्व कर लिया है। अब ये उसी मॉफ का एक और स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये ग्रीन कलर कैडमियम एटम को शो कर रहा है, और बाकी रेड जो है उसमें बाइफिनोल लिंकर को शो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, इन्हीं पोर्स के अंदर एक एनेंशियोमर रुक जाएगा, फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, और एक एनेंशियोमर यहाँ से पास हो जाएगा। तो ये उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अ, इस पिक्चर से क्लियर आइडिया हो रहा है कि मोफ वाकई एक पोरस मटेरियल है, उनके अंदर पोर्स होते हैं। ये गैप नजर आ रहा है, ये इनको पोर को शो कर रहा है, और ये जो ग्रीन कलर है ये कैडमियम एटम को शो कर रहा है, और बाकी रेड कलर ऑक्सीजन एटम को शो कर रहा है, और बाकी जो वाइट कलर नजर आ रहा है वो सारा का सारा उसमें ऑर्गेनिक लिंकर को शो कर रहा है। तो ये कैडमियम एटम इधर भी क्लस्टर है उसका, इधर भी क्लस्टर है, तो दरमियान में सारे ऑर्गेनिक लिंकर लिंक हो जाते हैं। इस तरह ये सारा का सारा पूरा एक 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो अब इसमें एक एग्जांपल दिखाई गई है कि ये लेंस पैराजोल एक रिसीविंग मिक्सचर है, ड्रग है, ये स्टोमिक की डिजीज के लिए यूटिलाइज होता है, इस्तेमाल होता है, और इसका रिसीविंग मिक्सचर हम मोफ के अंदर पुट कर देंगे, और मोफ में पुट करेंगे तो उसका एनेंशियोमर जो है वो अलग हो जाएगा। अब इसमें देखें कि ये सबसे पहले हम HPLC में उसका रेसिमी मिक्सचर चेक करेंगे। रेसिमी मिक्सचर हमें बताएगा कि फर्ज करें कि ये R है और ये क्या S है। R की पीक जो है ये आई थिंक जो है 2.5 पे आ रही है, और S की पीक जो है वो 13 पे आ रही है। ये पोजीशन है, ये स्टैंडर्ड सैंपल है, वो सैंपल है जो हम मार्केट से लेते हैं, और ये मॉफ में ऐड करने से पहले ऐसे ही हम HPLC में हम इंजेक्ट कर देंगे, और HPLC की कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें ये पीक दो नजर आएंगी, एक पीक 2.5 की है और एक पीक जो है 13.5 की है। फर्ज करें कि अब मुझे कंफर्म नहीं, आई थिंक ये R की है और ये क्या है वो S की है। अब ये दोनों पोजीशन हमने नोट कर लेनी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल है और स्टैंडर्ड डाटा है। अब हम क्या करेंगे कि जो सैंपल हम मॉफ से निकालेंगे, जो मॉफ की कैविटी के अंदर
जो एनेंशियोमर फंसा था और वो मॉव से सॉल्वेंट में आ गया था, अब उस सॉल्वेंट को जब हम HPLC में इंजेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें इस तरह का ग्राफ नजर आ रहा है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, ऊपर वाला आपका स्टैंडर्ड का है और नीचे वाला आपका जो है वो सैंपल है जो मॉफ ने अलग किया था। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी पीक नजर आ रही है और यहाँ पे जो है बड़ी पीक नजर आ रही है। इसका मतलब है कि जो आर था वो बिल्कुल अलहदा हो गया है और एस जो है वो अलहदा हो गया, यानी उस मॉफ ने कौन सा ऑब्जर्व किया है, एस ऑब्जर्व किया है और आर उसने लीव किया। देखिए आर की कोई पीक नजर आ रही है, अगर आ रही है तो बहुत कम नजर आ रही है। तो यहाँ पे सिर्फ एस की ही पीक नजर आ रही, मीन्स के मॉफ ने एस एनेंशियोमर अपने अंदर, अपने पोर्स के अंदर, अपनी कैविटी के अंदर ऑब्जर्व किया था और आर को उसने लीव किया था। अब इसकी जो एनेंशियोमेरिक ई वैल्यू देखें, यहाँ पे मैं एरो रोटेट कर रहा हूँ, ई वैल्यू इसकी 91% है। इसका मतलब है कि 91% एस को उस मॉफ ने इंटरैप किया है और 9% आर उसके साथ रह गई है। मतलब है 100% सेपरेशन नहीं होती, 91% एस और 9% आर उसके साथ रह गई है। ये 91% एस हमने अलहदा कर लिया है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, HPLC कनेक्ट होता है कंप्यूटर स्क्रीन से और कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें ये ग्राफ नजर आएगा। तो इस तरह हम स्टैंडर्ड को जब कंपेयर करते हैं हमें पता चल जाता है कि आर कितने परसेंट सेपरेट हुआ है या एस कितने परसेंट सेपरेट हो गया है। अब उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ कायरल सेपरेशन के कायरल सेपरेशंस की नेस। अब देखिए एक ही मेडिनेस है, एक ही मेडिसन है। अगर वो एस है तो वो ट्यूबर कोलेस्टिक डिजीज के लिए इस्तेमाल होता है, उसको खत्म करता है। लेकिन उसी मेडिसिन का अगर आप आर एनेंशियोमर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, यानी आइज पे इफेक्ट करेगा, ब्लाइंडनेस काज करता है। हालांकि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, मेडिसिन एक है लेकिन उसके एनेंशियोमर डिफरेंट है। इसी तरह लीवोडोपा है, इसका एल डोपा हैज एंटी पार्किंसन डिजीज इफेक्ट। पार्किंसन डिजीज स्पेसिफिक डिजीज होती है, उसके अगेंस्ट ये मेडिसिन यूज होती है। लेकिन अगर आप डी डूपा का सीरियस साइड इफेक्ट, अगर डी डूपा यूज करेंगे तो उससे साइड इफेक्ट क्रिएट होंगे।